भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर और आबादी के आधार पर विवाद इस देश में नए नहीं है। एक लंबा इतिहास रहा है ऐसे विवादों का, लेकिन अब इस देश में टैक्स में हिस्सेदारी के आधार पर उत्तर वर्सेस दक्षिण का विवाद खड़ा हो गया है। सवाल है, कहीं इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन 400 प्लस तो नहीं है, जिसके लिए उत्तर के साथ दक्षिण भारत के किले को जीतना बेहद जरूरी है। क्या यह मिशन 400 प्लस का जवाब है उत्तर दक्षिण का विवाद? दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया, माई टैक्स माई राइट का नारा बुलंद किया और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार कर्नाटक को केंद्र सरकार ना तो टैक्स का हिस्सा दे रही है और ना ही आर्थिक मदद दे रही है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರ್ ನಂಬರ್ 2, ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 2 as far as the tax collection is concerned. Maharashtra number 1, Maharashtra state is number 1, Karnataka number 2. See, as a matter of fact, this year Karnataka state is contributing more than 4,30,000 taxes to state, to Union of India. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ರಿ, ₹100 ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ₹100 ನಮಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12 ರಿಂದ 13 ರೂಪಾಯಿ. और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पलटवार किया और कहा कि हमारा टैक्स, हमारा मनी, ये कैसी भाषा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को देश को तोड़ने का नैरेटिव गढ़ने का नया शौक पैदा हुआ है। इतना तोड़ा कम नहीं है कि अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। सुनिए पीएम ने क्या कहा। जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव गढ़ना का नया शौक उनको पैदा हुआ है, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और देखिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। प्रियांक जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। अभी जब हम बात कर रहे हैं प्रियांक जी, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा हमला बोला है आपकी पार्टी पर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को तोड़ने का नैरेटिव गढ़ने का नया शौक कांग्रेस को पैदा हुआ है। इतना तोड़ा है, ये कम है कि एक बार फिर सब उत्तर वर्सेस दक्षिण कर रहे हैं, उत्तर से दक्षिण को तोड़ने के बयान दिए जा रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री जी होने के नाते वो अपना इतिहास, अपना देश का इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि देश को जोड़ा किसने और तोड़ा किसने। अभी उनकी भागीदारी तो हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में एक भी अंश नहीं था उनका, ना उनकी भागीदारी थी। आरएसएस में ना ही गांधी जी को सपोर्ट किया, ना पंडित नेहरू को सपोर्ट किया, ना कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दी। ब्रिटिश के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन सा पार्टिसिपेट किया, दांडी मार्च में कहाँ पार्टिसिपेट किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहाँ पार्टिसिपेट किया। जब संविधान के बारे में चर्चा हो रही है तो संविधान को बाहर रामलीला मैदान में जलाने वाले पार्टी के लोग, संगठन से आते हैं ये लोग। तो मेरा सलाह है कि ये जो इतिहास है भारत जोड़ने का और तोड़ने का, उसका आउटराइट डिबेट के लिए हम कभी भी तैयार हैं।
बात कर रहे थे दूसरी, आप उत्तर और दक्षिण की बात, उत्तर और दक्षिण की नहीं है बात, सिर्फ इतनी सी है कि जितना हम टैक्स दे रहे हैं उतना हमको वापस दीजिए ताकि हम और रोजगार दे सके देश को। अगर देश की तरक्की चाहिए तो कर्नाटक को और आर्थिक स्ट्रेंथ की जरूरत है। ये आर्थिक अत्याचार अन्याय जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है करके हम बोल रहे हैं, या ना ही के उत्तर भारत और दक्षिण भारत का ये कोई कमेंट्री चल रहा है। आप कह रहे हैं हम उत्तर भारत और उत्तर दक्षिण की बात नहीं कर रहे, हम बात अपने टैक्स की कर रहे हैं। उन्होंने एग्जैक्ट ये बोला, उन्होंने कहा मेरा टैक्स मेरी मनी। ये कैसी भाषा है? अरे जब हमारा खून पसीने की कमाई हम देश को दे रहे हैं और देश के ये अर्थव्यवस्था से हमको एक सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द टैक्स वापस आना है हमारी समृद्धि के लिए, तो उसमें पूछने उसको क्यों नहीं पूछ सकते हम? ये हम तो हमारा सिर्फ ये मुद्दा ये है कि 14th फाइनेंस कमीशन में हमको 4.75% मिल रहा था, अभी 15th फाइनेंस कमीशन में हमको 3.65% मिल रहा है। ये 1% घटाने से सालाना हमको 73,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 5 साल से हो रहा है। क्या हम ये भी ना पूछे सरकार से कि 1% कम कैसे होगा? और जो कॉम्पनसेशन देना था 25,000 करोड़ का, जो रिकमेंडेशन 25,000 करोड़ का था, वो भी हमको इनकार किया जा रहा है। 18,000 करोड़ हमको जो NDRF फंड से आना है वो भी हमको नहीं दे रहे हैं। जो मनरेगा वर्क्स में हम 100 दिन का है, बिकॉज ऑफ द ड्रॉट वी आर आस्किंग 150 डेज एज पर द लॉ, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो हम क्यों ना पूछे? गिमी जो हमारी मांग है असंवैधानिक है। अब ये कर्नाटका का आदमी 100 रुपए टैक्स दे रहा है तो कर्नाटका को वापस सिर्फ 13 रुपए आ रहा है। उत्तर प्रदेश का एक आदमी 100 रुपए दे रहा है तो उसको 333 रुपीज जा रहा है। मध्य प्रदेश को 292 रुपीज दे रहा है। हम उसके खिलाफ नहीं है। आप दीजिए, बिहार को भी दीजिए, झारखंड को भी दीजिए, गुजरात को भी दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट हमारा सिर्फ 13 रुपए क्यों दे रहे हैं? हमको और थोड़ा दीजिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक पावर हाउस है। हमसे उम्मीद रखी जा सकती है कि जब कर्नाटका समृद्धि पाएगी, प्रगति पाएगी तो देश बढ़ेगा। ये विश्व गुरु का टाइटल प्रधानमंत्री को ऐसे ही नहीं मिला, सब हमारा भी खून पसीना है उसमें। आप कह रहे हैं हमारा भी खून पसीना है, लेकिन आप ही की पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि भाई साउथ के पैसे पर नॉर्थ को ज्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं और वक्त आ गया है कि अब दक्षिण भारत के राज्य अपना एक अलग देश बना लें। क्या आप उसको एंडोर्स करते हैं? नहीं, देश तोड़ने का काम किसी का भी हक में नहीं है, ना ही हम किसी को एंडोर्स करते हैं। उनका जो भी संसद ऐसे बात की है, ऑलरेडी कांग्रेस प्रेसिडेंट में उस पर सफाई दे दिया है, तो इसके बारे में चर्चा ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमको पीड़ा होती है जब ऐसा होता है। आप ही बोलिए, जब हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा मेहनत का पैसा ना हम ये नहीं कर रहे कि पूरा दे दो जो हमने मेहनत की है, थोड़ा बहुत दे दो, क्योंकि हम और मेहनत कर सके, हम और रोजगार पैदा कर सके, हम और अपने भाइयों बहनों को इधर काम दे सके। अभी आप ही बोलिए, कितने नॉर्थ इंडिया के लोग आके कर्नाटक में IT सर्विसेज में काम करते हैं? क्या हम उनको मना कर रहे हैं? नहीं मना कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि हमको स्ट्रेंथन कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले हमारे यहाँ। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, हिमाचल में अभी कांग्रेस की सरकार है, इसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर आपकी सरकार है। उन सरकारों ने कभी इस तरह का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आज जब 2024 का इलेक्शन सामने आ गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ के साथ साथ साउथ पर ज्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उसी समय एक सदर्न स्टेट उठकर आकर दिल्ली में खड़ा होकर साउथ वर्सेस नॉर्थ का मुद्दा उठा देता है। ऐसा क्यों? देखिए, आप देखिए, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट। ये फिर से दोहरा रहा हूं कि हमको अन्याय हुआ है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश को न्याय मिला है नहीं मिला है, उन राज्यों का ये है। हम क्या बोल रहे हैं, जो डिवल्यूशन ऑफ टैक्सेस हो रहे हैं, जितना हम मेहनत कर रहे हैं थोड़ा बहुत हमको भी दीजिए करके बोल रहे हैं। सब कुछ हम नहीं मांग रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर में तो आपसे पहले भी तो सरकार थी, उसने आपसे पहले हमेशा से ही है कर्नाटक में, उसने तो इस बात को नहीं उठाया।
क्योंकि भाजपा की सरकार थी हमारे पास, भाजपा की संसद या शासक जो है उनमें आवाज ही नहीं है कर्नाटक के लिए बात करने के लिए। 25-30 संसद है हमारे राज्यसभा में और लोकसभा में, कभी भी एक बार भी कई आवाज उठाई है इसके बारे में? We have only one MLA, sir, and he is raising one MP in the parliament, and we have raised the voice. ये बाकी के 25 लोग क्या कर रहे हैं? वित्त मंत्री तो कर्नाटक से 2 बार चुन के आए, ये उनका योगदान क्या है कर्नाटका के लिए या भारत देश के लिए क्या योगदान है? 10 चीजें बता दीजिए मुझको भी। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने युवराज को एक स्टार्टअप बनाकर दिया है, अभी वो नॉन स्टार्टर है, ना तो वो लिफ्ट हो रहा है और ना ही वो लॉन्च हो रहा है। देखिए, मोदी जी को जब तक पंडित नेहरू जी का नाम, इंदिरा जी का नाम, राजीव जी का नाम, राहुल जी का नाम, सोनिया जी का नाम, खरगे साहब का नाम नहीं लेंगे तो उनको खाना हजम नहीं होता। 10 साल हो गए साहब प्रधानमंत्री बन के, थोड़ा डेटा दीजिए, आंकड़े दीजिए, क्या किया आपने पिछले 10 साल में? विश्व गुरु का खिताब कैसे पता मिला आपको? जो आदमी रशिया और यूक्रेन का युद्ध रोक सकता है, एक भाषण पार्लियामेंट में नहीं दे सकता इनके नाम लिए बिना। सेंसस क्यों नहीं हुआ साहब? 10 साल हो गए। अगर सेंसस हो गया तो देश का सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए तो नहीं कर रहे सेंसस। एक भाषण करने को बोल दीजिए, उनके खुद के बलबूते पे जो काम उन्होंने किया ना, उनके बलबूते पर एक भाषण करने को बोल दीजिए कभी भी। उन्होंने आपके पिताजी का जिक्र किया और कहा कि खड़गे जी ने हमें 400 सीटों का आशीर्वाद दिया है, और इतनी आजादी उनको कैसे मिली पता नहीं, शायद 2 कमांडर उनके अगल बगल नहीं थे इसलिए इतना वो आशीर्वाद इन्होंने दिया, और उनका आशीर्वाद सिर आंखों पर। देखिए, प्रधानमंत्री तो पूरी तरह नहीं पढ़ते, आप तो हाउस के प्रोसीडिंग्स पढ़ते होंगे करके मैंने सोचा है, थोड़ा पूरा पढ़ लीजिए क्या खड़गे साहब ने क्या कहा, आगे क्या कहा। उधर क्या होता है, जब भी खड़गे साहब उठते हैं बीजेपियों के वो सीट पे लगता है कुछ स्प्रिंग है, उठ जाते सब लोग, बात सुनने को तैयार ही नहीं रहते। आराम से पढ़ लीजिए प्रोसीडिंग्स क्या है, प्रधानमंत्री को भी पढ़ा लीजिए। वो क्या होता है, प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग पार्लियामेंट से नहीं मिलता है ना, प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग बीजेपी IT सेल से मिलता है व्हाट्सएप के थ्रू, तो इसलिए वो भी वही बात करते हैं। थोड़ा पढ़ लीजिए खड़गे साहब ने क्या बोला, उसका मतलब क्या था करके। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रियांक खड़गे जी, आपका बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष के लिए अपना वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। तो प्रियांक खड़गे हमारे साथ जुड़े हुए थे और प्रियांक खड़गे साफ कह रहे हैं कि कर्नाटक के साथ अन्याय हो रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, डॉक्टर महिमा सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, मेरे साथ समीर चौगावकर हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और विनोद शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। और सैयद जफर इस्लाम, सुना आपने प्रियांक खड़गे को, अन्याय कर रहे हैं आप लोग कर्नाटक के साथ, आप लोगों ने उनकी हिस्सेदारी घटा दी है, कर्नाटक कमाकर ज्यादा दे रहा है और बदले में आप उसको कम पैसा दे रहे हैं। अच्छा, ये जिस तरह की बातों का, जिस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं समाज में ऐसे नीच बोना है, ऐसे जहर बोना है कि समाज 2 टुकड़े में बढ़ जाए। यही उनका काम है, समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। भाई, पूरा देश एक जैसा तो नहीं हो सकता है, देश के अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग खर्चे हैं। अब उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश के पास 20 करोड़ की जनता है। जाहिर है 20 करोड़ की जनता इस देश की जनता है ना, उसकी चिंता कौन करेगा? देश की सरकार तो करेगी। ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर स्टेट के हर नागरिक की चिंता करनी चाहिए, और ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस तरह से कि हमको इतना मिला तो हमको इतना दे दो, ये इस तरह की भाषा जो सिर्फ देश तोड़ने वाली भाषा है और उसके ज़्यादा नहीं। और कांग्रेस का तो इतिहास रहा है, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ना, देश के खिलाफ काम करना, ऐसी नीतियाँ रखना, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना जो देश के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों के साथ रहना, ये कांग्रेस की जो है। आप तो फाइनेंस अच्छे से समझते हैं सैयद भाई, सैयद जफर इस्लाम, आप तो फाइनेंस को अच्छे से समझते हैं। वो कह रहे हैं कि जितना हमें 14वें वित्त आयोग में मिल रहा था उससे 1% कम कर दिया 15वें वित्त आयोग में, और फिर ये कहा गया था जो आपकी टैक्स की लॉस होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। तो ना तो उधर भी पैर कट गए, उधर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा।
ऐसा है गौरव जी, सरकार हर स्टेट को जितना उनका बनता है सब दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, और भी बड़े लीडर ने कहा, और ख़ास के जब कई बार फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है, इसकी पुष्टि की है कि हर स्टेट को जो ड्यूज़ है वो वो मिलता रहता, बराबर मिल रहा है। लेकिन इनको अपने टैक्स रेवेन्यूज़ को देख के उस पर जो कंट्रीब्यूशन है, अरे भाई इतने सारे गवर्नमेंट के सेटअप से वहाँ अगर उसको सारे को शिफ्ट कर दिया जाए दूसरे जगह, सारी सहूलियतें ख़त्म हो जाए वहाँ पर, तो क्या वहाँ पर कोई आमदनी उतनी होगी? क्या सारी कंपनियों को अप्रूवल रोक के दूसरी जगह दे दिया जाए तो क्या वहाँ पर कंपनियाँ लगाएंगी? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर सारे देश को एक नज़रिए से देखती है, इसीलिए तो बाहर निवेश भी होता है, बड़ी कंपनियाँ भी आती हैं। ठीक है डॉक्टर अब इस महिमा तरह सिंह की हमारे बात साथ है जुड़ कि चुकी यहाँ है पर वो कांग्रेस से। कंपनियां ओके। उससे जनरेट हो रहा रेवेन्यू तो नहीं जाना चाहिए। डॉक्टर महिमा सिंह, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमिक्स से ज्यादा पॉलिटिक्स है। बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है, दरअसल मिशन 400 प्लस का जो उनका सपना है वो उत्तर के साथ साथ दक्षिण में ही जाकर पूरा होगा, केवल उत्तर में पूरा नहीं हो सकता। और कांग्रेस को क्या ये लगता है कि उसका जवाब उत्तर वर्सेस दक्षिण है? जय हिंद। सबसे पहले तो त्रुटि दुरुस्त कर दूं, डॉक्टर महिमा सिंह नहीं हूं मैं गौरव जी, मैं एडवोकेट महिमा सिंह एडवोकेट हूं। ओके। और दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, आज शायर ये तमाशा देख कर हैरान है, खास सड़कें बंद हैं सबसे मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है, ये है मोदी जी की सरकार। आज कर्नाटक की जो सरकार दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है वो कोई कांग्रेस का भाजपा विरोधी प्रदर्शन नहीं है गौरव जी, वो एक पूरे प्रदेश का, इस देश के एक बहुत बड़े राज्य का प्रदर्शन है केंद्र सरकार के खिलाफ, एक ऐसी सरकार के खिलाफ जो संघीय ढांचे से नफरत करती है, जो हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों से खिलवाड़ तो कर ही रही है, लेकिन संघीय ढांचे को नहीं मानते न सही, लेकिन जब तक ये संविधान इस देश के ऊपर लागू है, ये लोकतंत्र है, तब तक इस बात से आप मनाही नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री का भाषण जो था संसद के अंदर, जब वो बड़े आवेश में आ गए और कहने लगे ये कैसी भाषा है, वो प्रश्न अपने आप में ये बात दर्शाता है कि इनको घृणा है इस संघीय ढांचे से, कि संघीय ढांचे के अंदर प्रदेश की और प्रदेश के इंटरेस्ट की बात करेगा, इसीलिए उसको फेडरल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि हमारा केंद्र सरकार एक तरफ है और राज्य सरकार एक तरफ, और ये एक दिन में नहीं हुआ गौरव जी, इसको समझने की आवश्यकता है, ये एक दिन में नहीं हुआ। आज कर्नाटक की कुल मिलाकर 226 तालुकाओं में से 223 तालुकाएं सूखे से पीड़ित हैं, उन 223 में से भी 123 तालुकाएं अति पीड़ित हैं, आज सूखे से ग्रसित हैं। ऐसे में यदि 17,900 करोड़ रुपए की जो मदद केंद्र सरकार को करनी चाहिए वो नहीं मिल रही, तो क्या राज्य अपना अधिकार न मांगे? आज यदि जो अन्न भाग्य योजना के तहत जब जो हमें अन्न देना था अपने भाइयों बहनों को कर्नाटक में, अपनी जनता को, कर्नाटक के निवासियों को, वो जैसे ही हमने घोषणा की, सरकार आई कर्नाटक में हमारी, और उसका बदला लेने के लिए जैसे 13 जून 2023 को सरकार ने जो सीधा विक्रय था राज्य सरकार को, उसको रोक दिया एकदम से। अब इसे वेंडेटा पॉलिटिक्स, नफरत की राजनीति न माना जाए तो क्या माना जाए? एक पूरे प्रदेश को आप गेहूं और चावल से वंचित रखना चाहते हैं। तीसरी और बहुत अहम बात जो मैं इस पर एक हमारे साथ, क्योंकि दो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, एक राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे इस पर जरा उनका भी बयान ले लेता हूं। समीर चौगावकर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले विनोद जी। विनोद सर, आपको लगता है, क्योंकि एक एमपी है केवल कर्नाटक में कांग्रेस के पास, अगर पूरे साउथ की बात करें तो 132 सीटों में 29-29 दोनों पर बीजेपी कांग्रेस बराबर है, क्या आपको लगता है कि ये केवल इकोनॉमिक्स है, या ये जो 132 सीटों का गणित है ये पॉलिटिक्स भी है इस पूरे उत्तर वर्सेस साउथ वर्सेस नॉर्थ में? मैं बड़ा हैरान हुआ, आज प्रधानमंत्री ने एक कथन अपना दोहराया 2014 वाला, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसको थोड़ा अमेंडमेंट किया उन्होंने, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगर ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और भारत माता का एक बच्चा रो रहा है और कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो रहा, मैं दिक्कत में हूं, मुझे पैसे की जरूरत है, तो क्या उसका जवाब
जो परिवार का कर्ता है प्रधानमंत्री, उसको इस तरह से देना चाहिए? अगर ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है तो प्रधानमंत्री की तरफ से पहल होनी चाहिए टू सेट अप अ नेगोशिएटिंग टेबल। बातचीत होनी चाहिए। देखिए, सैयद जफर इस्लाम साहब जानते हैं, काफी कुछ जानते हैं, बैंकिंग सेक्टर से आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जानते हैं कि एक शुरू से जीएसटी के बारे में और जो टैक्स स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया हुआ है उसमें एक शिकायत शुरू से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स की रही है कि हमको इस अरेंजमेंट में नुकसान होगा कंपेयर टू कंजम्पशन स्टेट्स, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, जहां कंज्यूम होता है ज्यादा, तो हमको जो रेवेन्यू लॉस होता है उसकी भरपाई होनी चाहिए। अब एक साउथ की स्टेट नहीं रो रही है, तमिलनाडु भी रो रहा है, कर्नाटक तो रो ही रहा है, केरला भी रो रहा है, वेस्ट बंगाल भी रो रहा है। ये कैसा माजरा है कि जो विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं वो रो रही हैं और केंद्र की सरकार ये कह रही है कि उनका केस प्रबल नहीं है। देखिए, हमारे पास इदारे हैं देश में, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर स्टेट्स और सेंटर एक दूसरे के साथ नेगोशिएट कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि इसको पॉलिटिसाइज दोनों तरफ से किया गया है। ओके, और आज के दिन तो इसका चरम सीमा पे पॉलिटिसाइजेशन हो ये गया सर है। आपने एक बड़ी यहां पर मुझे लाइन दे दी कि पॉलिटिसाइज किया गया है दोनों तरफ से। समीर चौगावकर, यही मेरा सवाल है कि इकोनॉमिक्स कम और पॉलिटिक्स ज्यादा है। क्या ये लगता है आपको इस पूरे विवाद में, जैसा कि खुद विनोद शर्मा कह रहे हैं, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कह रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे इदारे हैं, हमारे देश में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर केंद्र और राज्य की सरकारें मिल बैठकर बात कर सकती हैं, उसके बाद पूरी एक सरकार दक्षिण भारत की चलकर आ जाए और दिल्ली में धरना देने लगे, तो इसमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स कितना परसेंटेज दिखता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि जब केंद्र में किसी दूसरे दल की सरकार हो और राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार हो तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों पक्षों की तरफ से किस स्तर तक राजनीति होगी, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए कि एक राज्य और केंद्र के बीच में संबंधों में बहुत ज़्यादा टकराव हो और राज्य को केंद्र में आकर धरना प्रदर्शन करना पड़े। लेकिन यह भी गलत है कि मुझे लगता है कि एक सांसद यह कहे कि हमें अलग दक्षिण के अलग देश की मांग करना पड़ेगी। मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री का नेतृत्व कर रहे हैं। उस समय भी राज्य में विपक्ष की, कई राज्यों में विपक्ष की सरकारें रही है, सबको हिस्सा मिलता है, कभी लेट मिलता है, कभी कम मिलता है। यह वित्त मंत्रालय का मामला है, केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे का मामला है रेवेन्यू को लेकर। मुझे लगता है ये बैठकर आपसी संवाद से इस मामले को निपटाना चाहिए। इसको लेकर किसी तरह की राजनीति होना चाहिए। कर्नाटक भी इस देश का हिस्सा है, बंगाल भी देश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी देश का हिस्सा है। मुझे लगता है कि सभी राज्य इस देश के हिस्से हैं। प्रधानमंत्री मोदी को ये पहल करनी चाहिए कि जिन राज्यों की समस्या है उन्हें बुलाएं, उनसे सार्थक संवाद करें। अब देखिए, बंगाल में भी ममता बनर्जी इस बात की आपत्ति की थी, तो ममता बनर्जी अपने सांसदों के साथ दिल्ली आई थी, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गई थी, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी सार्थक चर्चा हुई है। पैसा कम गया होगा अगर नहीं, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास ये मंत्र है आपका, उसके बाद ये विपक्ष की सरकारें अचानक उठ खड़ी हुई, बंगाल हो, केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, सब कह रहे हैं कि भाई केंद्र हमें, कोई कह रहा है जीएसटी का पैसा नहीं दे रहा, कोई कह रहा है हमें टैक्स का पैसा नहीं मिल रहा। अचानक आपके खिलाफ ये बमबार्डिंग क्यों शुरू हो गई? देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, समाज में उनकी पकड़ कम हो गई है। जनता बिल्कुल समझ चुकी है कि ये सरकार देश में की सरकार है, वो जनता के समर्पित होकर जनता के लिए काम करती है और उन्हीं के आशीर्वाद से जो है हम जीत कर भी आते हैं। हम उनके लिए समर्पित होकर काम करें, ये राजनीति करना चाहते हैं। हमने कहा ना आपको, कोई ड्यूज नहीं, जो जेन्युइन ड्यूज है सबको मिल रहा है, उसी हिसाब से मिल रहा है। जिससे आप पुराने एक बैक टेस्टिंग करके देख लीजिए, इतिहास उठा के खंगाल के देख लीजिए कि पहले की सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, तो क्या बजटरी एलोकेशन, क्या स्टेट को जो सेंटर से सपोर्ट मिलता है वो कितना मिलता था, और आज का जो है पूरा सपोर्ट कितना है। आपको खुद अंदाज हो जाएगा कि ये सरकार चाहे विपक्ष की हो, चाहे एनडीए की हो, लेकिन डबल इंजन हो, सिंगल इंजन हो, सब सरकारों को एक तरह से सपोर्ट मिलता है और बराबर प्रधानमंत्री जी खड़े रहते हैं। जब कोई आपदा आई तो प्रधानमंत्री जी खड़े रहे,
उन्होंने बड़े अपने सरकार का पूरा आप कह रहे हैं आप सबके साथ खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं, सुनिए सुनिए, प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस देश को तोड़ने वाला नैरेटिव गढ़ने का नया शौक पैदा हो गया है। अगर आप उनके साथ हैं तो फिर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं उन पर? मैं वही कह रहा हूं, नहीं मैं तो वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पर आप उनके विधायक का नाम देखिए क्या बोल रहे हैं। जो पार्टी के विधायक एक अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं और उनको पूरे अपने उनके लीडरशिप से कहीं ना कहीं समर्थन प्राप्त हो, तो आप सोच सकते हैं उनकी मानसिकता कैसी है। मैं तो सिंपल कह रहा हूं, मैंने विनोद जी को सुना, विनोद जी कह रहे थे, लेकिन उस वक्त चर्चा बहुत हुई थी जब जीएसटी काउंसिल बना था। विनोद जी, काउंसिल में बहुत चर्चा हुई थी कि किस तरह से प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को और कंज्यूमिंग स्टेट्स को किस तरह से सपोर्ट करना है एक दूसरे को। ये देश एक है, अगर एक प्रोड्यूस कर रहा है तो कोई कंज्यूम भी कर रहा है। आज प्रोडक्शन लेड इकोनॉमी भी है, तो आप कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी तो मिल रहा है आपको। लेकिन जीएसटी में उस तरह से सरकार ने कॉम्पनसेट भी किया है, ये नहीं कह सकते कि नहीं कॉम्पनसेट किया। सरकार ने फॉर्मूला डेवलप किया, जीएसटी काउंसिल में चर्चा हुई और सब। ओके, विनोद जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, विनोद शर्मा जी आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। सब स्टेट को, प्रोड्यूसिंग स्टेट। मैं आ रहा हूं महिमा जी, एक मिनट, विनोद शर्मा जी बोलना चाहते हैं कुछ। मैं जवाब नहीं देता, मैं ऐड करता हूं डिस्कोर्स में, मैं जवाब नहीं देता। बहुत अच्छी बात है सर, ऐड करिए। तू मैं बिलीव नहीं करता। मैं आई रिस्पेक्ट सैयद जफर, इनका बहुत एटिकेट है डिस्कशन का। देखिए बात यह है कि ये बड़ा सीरियस मामला है, ये आरोप प्रत्यारोप वाला मामला नहीं है। जब पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी डिस्कशन होती है और डिलिमिटेशन की बात होती है, उस वक्त भी साउथ के प्रदेशों की चिंताएं हैं कि क्योंकि हमारी संख्या बल कम है, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल फॉलो किया है, और कुछ नॉर्थ की ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर ये सब कुछ नहीं किया गया, तो अंततः हमारे पास जो नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी लोकसभा की वो कम होंगी अनुपात में, क्योंकि हम डिसिप्लिन्ड हैं, इसलिए हम सफर करेंगे पॉलिटिकली। ये साउथ की स्टेट्स बोलती हैं इस बात को। और मैं समझता हूं ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका जो पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं, और केंद्र की जिम्मेदारी होती है ये कि उन इश्यूज पे एकदम तुरंत पेशरफ्त करे, एकदम से डिस्कशन करे, ताकि भरोसा सबको दिला दिया जाए। ये हो सकता है कि केंद्र की सरकार कोई पक्षपात नहीं कर रही, लेकिन ये बताना और बताना जरूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स की नहीं है, और ये फेडरलिज्म का एसेंस है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया जिसके चलते आप कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगा के किसी भी खित्ते को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर सकते हो। आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो जजमेंट को, लेकिन वो जजमेंट एक दिन आएगा और आपको हॉन्ट करेगा अगर कोई दूसरी सरकार बन गई केंद्र में। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जिन पे बातचीत केंद्र में और नहीं, लेकिन इस सब के बीच एक मुद्दा 400 सीटों के टारगेट का भी है विनोद सर, और मैं चाहता हूं कि मैं उसका इक्वेशन यहां पर रखूं सामने और उसके बाद आप लोगों के पास आऊं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी राज्यसभा में 400 सीटों की बात की है। मैं आ रहा हूं महिमा जी, एक इक्वेशन दिखा देता हूं। मोदी 400 प्लस सीट का गणित कैसे बिठा रहे हैं? साउथ और नॉर्थ का सीट समीकरण क्या है? देखिए, 200 सीट ऐसी है जहां बीजेपी बेहद मजबूत है। 144 सीट पर जीतना बीजेपी के लिए चुनौती होगी, लेकिन बीजेपी ने इन सीटों की पहचान करके खास रणनीति से काम करना शुरू किया है। इसके अलावा मोदी फैक्टर एक बार फिर चल सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हर 3 में से 1 बीजेपी वोटर ने पीएम मोदी के नाम पर वोट दिया था। इसी सर्वे के मुताबिक सहयोगी दल के हर 4 में से 1 वोटर ने पीएम मोदी के नाम पर वोट डाला। एक और सर्वे है, उसके मुताबिक 2019 चुनाव में तेलंगाना में 14% वोटर, राजस्थान में 17% वोटर, मध्य प्रदेश में 7% वोटर ने मोदी के नाम पर वोट किया। और कांग्रेस का टूटा मनोबल और विपक्ष में बिखराव भी मोदी के मिशन 400 प्लस का रास्ता आसान कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद साउथ का किला भेदना होगा, वहां पर सीटों का नंबर बढ़ाना होगा। मैं बार बार महिमा जी इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बीजेपी अगर नॉर्थ में मजबूत है तो कांग्रेस साउथ में अपने आप को मजबूत मानती है, और उसके पास मजबूत अलाइज भी हैं साउथ में। इंडिया के सबसे मजबूत अलाइज उसको साउथ से ही मिलते हैं, इसलिए ये साउथ को यहां पर आप लोग ज्यादा पिक्चर में ला रहे हैं, साउथ को ये फील दे रहे हैं कि देखो तुम्हारे साथ अन्याय किया जा रहा है। आप भूल रहे हैं कि पिछले साल तक कर्नाटक में जो है भाजपा की सरकार थी, और आपके इस नॉर्थ साउथ वाले मुद्दे पे मैं आऊं, क्योंकि मैं नहीं मानती कि भारत के भूगोल को बीच से हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जा सकता है। ये बहुत
विविध भूगोल है उस पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले दो बातें जो मैं कहना चाह रही थी बहुत आवश्यक। देखिए, 14वें वित्तीय आयोग में प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे खुद हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। जब वाईवी रेड्डी उस समय जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, वो उस समय अध्यक्षता कर रहे थे उस आयोग की, और प्रधानमंत्री ने सीधे हस्तक्षेप करके कोशिश की कि जो राज्यों का जो भागीदारी है वो 42 से कम करके 33% कर दी जाए। लेकिन वाईवी रेड्डी जी के प्रतिरोध के कारण, उनके रोकने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका और उस चोरी को रोक दिया गया, वरना सोचिए आज राज्यों की क्या हालत होती। और इसी तरह से हम सुनते हैं आर्मी से भी, आरबीआई से भी, तमाम इंस्टीट्यूशन से, जहां जहां जब कोई स्ट्रांग ऑफिसर रहा उन्होंने पीएम मोदी के इस तरह के इनिशिएटिव का विरोध किया। अब दूसरी बात ये कि 2014 के बाद से आप देखिए कि सेस या सरचार्ज के नाम पर जो केंद्र सरकार अपनी भागीदारी लेती है वो 10% से बढ़कर आज 26% हो चुकी है। और यदि जो बात पहले भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे उसको मान लिया जाए तो फिर ये बताइए कि आज नहीं, लेकिन उसका एक लॉजिक ये आया महिमा जी कि आपके पास, सुनिए महिमा जी, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, आप बोलिएगा, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। महिमा जी आप ही बोलिएगा, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आपकी बातों से ही। मैं ये कह रहा हूँ 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, आप अपनी बात उसके सामने रख सकती हैं और उसके सामने वो कंसीडर हो सकती है आपकी बातें। सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? आप देखिए, जब भाजपा की प्रवक्ता बोल रहे थे आपने बड़े धैर्य से सुना। मैंने उनसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन लिया था, आप बोलिए। ले लीजिएगा, मुझे बोलने को दे दीजिए। आप चर्चा पर बुला रहे हैं, मुझे बिना रुकावट के एक बार तो मेरी बात बोलने दे दीजिए ना। कि आज चाहे मदुरई की एम्स का प्रोजेक्ट हो, कर्नाटका का अपर भादरा प्रोजेक्ट हो, चेन्नई मेट्रो का प्रोजेक्ट हो, बंगाल के अंदर एमजी नरेगा फंड या क्लिनिक्स के फंड की बात हो, और इस तरह की तमाम बहुत लंबी लिस्ट है, ये सारे प्रोजेक्ट उन्हीं प्रदेशों में क्यों रुके हुए हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है? मुझे सर्वोच्च न्यायालय की वो टिप्पणी याद आ गई। अभी चंद महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था केंद्र सरकार से कि आप क्यों सौतेला व्यवहार करते हैं उन राज्यों के साथ जहां आपकी सरकार नहीं है। अब जो आपने पहले सवाल किया था दक्षिण और उत्तर वाला, कांग्रेस तो पहली बात इस देश की विविधता के अंदर बहुत गहरा विश्वास रखती है। आप दक्षिण और उत्तर की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि अगर हिंदी हार्टलैंड को छोड़ दें जहां जो भाजपा का गढ़ है, तभी आपके ही सांसद हैं, कर्नाटक के इकलौते सांसद हैं और कहते हैं कि हमें अब अपने अलग देश की मांग उठानी पड़ेगी, यही विश्वास है कांग्रेस का। गौरव जी सुन तो लीजिए आप, मैं कह रही हूँ कि पूर्वोत्तरीय राज्य हो, तटवर्तीय राज्य हो, इस देश के अंदर आप तमाम हिस्सों में देखें, लद्दाख को देख लें। आज लद्दाख की 1/3 जनता सड़कों पर है क्योंकि भाजपा ने झूठ कहा, उस झूठ का जो है निर्वहन नहीं किया। आज कोई उत्तरदायित्व नहीं है, लेकिन उसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है कि 20,000 लोग बर्फबारी होते हुए आज सड़कों पर है लद्दाख में। आपने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया महिमा जी। मैं पूछ रहा हूं, आपके एक सांसद ने दक्षिण भारत का अलग देश बनाने की बात की। मैंने आपसे पूछा कि 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, उस पर बात रखी है, सड़क पर क्यों आ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आप 400 सीटों में दक्षिण भारत को ये फील देना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए तुम मोदी को वोट मत देना। आपने तीनों का नहीं जवाब दिया। मैं पूछ रहा हूं इन तीनों में आपकी क्या बात है, जल्दी से 20 सेकंड में। अगर आप किसी सीमित शब्द सीमा या किसी सीमित शब्दावली की बात कर रहे हो तो मैं नहीं जानती, पर मैं समझती हूँ कि आपकी विद्वत्ता इतनी है कि जो बातें मैंने कही उन सारी बातों में आपके तीनों सवालों का जवाब मिलता है। भाजपा को कुल 224 सीटों पर 50% के आसपास का बहुमत मिला था पिछले चुनाव में 2019 में, और वो वही हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं। वहाँ 100% भी हो जाए तो 224 रहने वाली हैं। 22 सीटें उन्हें कर्नाटक से मिली थी, या और जो तमाम राज्य हैं, तेलंगाना ने इस बार मुंह तोड़ जवाब जो भाजपा को दिया है। आप देखने जा रहे हैं। जवाब दीजिए जफर इस्लाम। ओके मैम, मैं अब सारा टाइम आपको नहीं दे सकता, मुझे अब दूसरे प्रवक्ता के पास जाना पड़ेगा। सैयद जफर इस्लाम का टाइम है, अब सैयद जफर इस्लाम बोलिए जल्दी से, समय कम है। देखिए गौरव जी जिन प्रदेशों में, चाहे वो बीजेपी रूल्ड हो, इंडिया रूल्ड हो या अदरवाइज कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी रूल्ड स्टेट हो, अगर कोई समस्या आती है, हो सकता है सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा और बार बार भी किया हमने, अगर कोई समस्या आती है तो सेंटर से राब्ता कायम करके, जैसा समस्या तो वो बता रहे हैं कि उनको समस्या तो वो बता रहे हैं सामने, और बहुत एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए। ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आते हैं जबकि स्टेट के मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, अपनी चर्चा करते हैं, चर्चा का संविधान निकालते हैं, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री को ड्रैग करते हैं इन लोग अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूं और बड़े साफ लफ्जों में कि
प्रधानमंत्री जी ने जब 400 का नारा दिया है तो इसलिए नारा दिया है कि हम लोगों का विश्वास जीत गए हैं, हमें भी लोगों का विश्वास प्राप्त है। ये खोखले वादे जो इन लोगों ने किए थे उसको अच्छा, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर उत्तराखंड विधानसभा से आ रही है।